नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी एवेन्यू के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के पहले सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस संस्था को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एजुकेट गर्ल्स। अब हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में, इसके साथ ही संगठनों एवं समूहों को भी दिया जाता है, जो व्यक्ति या समूह समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अगर हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के शुरुआत की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1957 में फिलीपींस सरकार के द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में किया गया था। वर्ष 2025 में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहले नंबर पर है एजुकेट गर्ल्स नामक भारतीय संस्था, दूसरे नंबर पर है साहिना अली जो मालदीव से हैं, और तीसरे नंबर पर हैं फ्लावियानो एंटोनियो जो फिलीपींस से हैं। अगर हम एजुकेट गर्ल्स संस्था के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हुई साफिना हुसैन के द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था। यह संस्था ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जो बालिकाएं स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुकी हैं या जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके हैं, ऐसे परिवार और समाज के बच्चों को सशक्त बनाता है और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लौटने में सहायता करती है। यह भारत की पहली गैर लाभकारी संस्था है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले भारत के 9 अन्य लोगों को यह पुरस्कार पहले ही दिया जा चुका है। भारत में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम 1962 में मदर टेरेसा को दिया गया था, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी तथा गरीबों की सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत राय, अरुण शौरी, किरण बेदी, अरुणा राय, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक और आखिरी बार 2019 में यह पुरस्कार चर्चित पत्रकार रवीश कुमार को निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए दिया गया था। इन 9 लोगों के अलावा पहली बार किसी गैर लाभकारी संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। आज का हमारा दूसरा सवाल है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 115वां स्थान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 115वें स्थान पर रहा। अब हम ग्लोबल पीस इंडेक्स से संबंधित जरूरी जानकारी देख लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह संस्था 2007 से हर वर्ष यह रैंकिंग जारी कर रही है। यह संस्था 163 देशों को लेकर यह रैंकिंग जारी करती है। इन 163 देशों में विश्व की 99.7% आबादी कवर हो जाती है। अगर हम बात करें सबसे शांत देश की, तो 2025 में आइसलैंड दुनिया में सबसे शांत देश है। इसके साथ ही एशिया में सबसे शांत देश सिंगापुर है। आइसलैंड वर्ष 2007 से लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अगर हम सबसे अशांत देश की बात करें तो रूस सबसे नीचे पायदान पर है जो 163वां स्थान पर है, और उसके बाद यूक्रेन 162वां स्थान पर है। अभी पिछले 2-3 सालों से रसिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसके कारण ये दोनों देश सबसे अशांत कैटेगरी में रखे गए हैं। अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत का इस रैंकिंग में 115वां स्थान पर है। भारत वर्ष 2024 में 116वां और 2023 में 126वें पायदान पर था। 2025 में जारी यह रैंकिंग 0.63% की वैश्विक शांति में गिरावट दर्शाती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा गिरावट मानी जा रही है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला AI आधारित ट्राइबल भाषा अनुवादक किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदिवाणी। यह आदिवाणी के नाम से लॉन्च किया गया है।
अब हम आदिवाणी से संबंधित जरूरी जानकारी देख लेते हैं। आदिवाणी नामक यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अभी यह एप्लीकेशन अपने बीटा चरण में है, जिसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें उड़ीसा की संथाली भाषा, मध्य प्रदेश की भीली, झारखंड की मुंडारी और छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा को लिया गया है तथा भविष्य में इसमें कुई और गारो जैसी अन्य जनजाति भाषाओं को भी शामिल करने का लक्ष्य है। यह ऐप भारत की जनजातीय भाषा की विविधता का संरक्षण करेगी और भाषाई क्षरण को दूर करेगी। वर्तमान में भी भारत में लगभग 461 जनजातीय भाषाएं और 71 विशिष्ट मातृभाषाएं बोली जा रही हैं। इनमें से 81 भाषाएं असुरक्षित और 42 भाषाएं गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। आदिवाणी नामक इस प्लेटफॉर्म के बन जाने से इन भाषाओं का दस्तावेजीकरण, अनुवाद और शिक्षण संभव हो जाएगा तथा इनका भाषाई क्षरण रोकने में कारगर सिद्ध होगी। साथ ही यह इन भाषाओं को डिजिटल मंच प्रदान करेगा। आज का हमारा चौथा सवाल है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कमेंग क्षेत्र में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, युद्ध कौशल 3.0। इस युद्ध कौशल 3.0 युद्ध अभ्यास में पूर्वी हिमालय के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है। यह अभ्यास उन्नत तकनीक, परिचालन नवाचार और पेशेवर विशेषज्ञों का एकीकरण करेगी। इस युद्ध अभ्यास में आधुनिक तकनीक के हथियारों और अगली पीढ़ी के युद्ध रणनीतियों का भी एकीकरण किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास में कई जटिल ऑपरेशन थे जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुकरण करते थे। यह युद्ध अभ्यास गजराज कोर नामक एक भारतीय सैन्य इकाई जो पूर्वी हिमालय और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसी की देखरेख में यह युद्ध अभ्यास आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे आपको गजराज कोर याद रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके इस लेक्चर का फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय शटलर्स सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांस्य पदक। इन दोनों ने युगल श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। ये हैं सात्विक साईराज जो आंध्र प्रदेश से हैं और इनके साथ ये हैं चिराग शेट्टी जो महाराष्ट्र से हैं। इस BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। यह इस आयोजन का 29वां संस्करण था तथा इस आयोजन में भारत को एक कांस्य पदक के साथ 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत ने पुरुष युगल श्रेणी में एकमात्र कांस्य पदक जीता है। आज का हमारा 6वां सवाल है, जापान दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या भेंट की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दारुमा गुड़िया। ये फोटो में आप दारुमा गुड़िया देख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देख लेते हैं। जापान दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के एक बौद्ध मंदिर के पुजारी ने दारुमा गुड़िया भेंट किया था। इस दारुमा गुड़िया का निर्माण वर्ष 1697 में जैन बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म का एक जापानी संप्रदाय है, इसके ओवाको संप्रदाय ने किया था। बोधि धर्म, जिनको दारुमा के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म भारत के कांचीपुरम में हुआ था तथा बाद में वे जापान चले गए और जापान जाने के बाद वे अपने दोनों हाथ और पैरों को मोड़कर लगातार 9 वर्षों तक तपस्या किया। यही वजह है कि दारुमा गुड़िया का आकार भी गोल है, जो उनके मुड़े हुए हाथ और पैर को दर्शाता है। इस दारुमा गुड़िया की एक विशेषता यह है कि इसे दृढ़ता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग लक्ष्य निर्धारण करने और उन्हें प्राप्त करने में किया जाता है। आप इस गुड़िया को देख सकते हैं, इसकी दोनों आँखें खाली है। जब कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो इसकी एक आँख
भर दी जाती है तथा लक्ष्य पूरा होने के बाद इसकी दूसरी आंख भी भर दी जाती है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय डाक विभाग ने देश भर में डिजिपिन सिस्टम लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैप माई इंडिया। भारतीय डाक विभाग ने मैप माई इंडिया के साथ सहयोग किया है। अब हम देख लेते हैं कि यह डिजिपिन है क्या। भारतीय डाक विभाग ने एक डिजिटल पिन कोड सर्विस के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से यूज़र अपने एड्रेस का डिजिटल पिन कोड जनरेट कर सकेंगे। इस सर्विस को डिजिपिन नाम दिया गया है। यह 10 अंकों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होगा। अल्फ़ान्यूमेरिक कोड मतलब इसमें अल्फ़ाबेट ABCD भी होंगे और साथ ही इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक भी होंगे। कुल मिलाकर इसमें 10 डिजिट होंगे। इसके माध्यम से आपके घर, दफ्तर आदि के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स आसानी से जनरेट किए जा सकेंगे। इस डिजिपिन को बनाने में IIT हैदराबाद, NSC और इसरो का अहम योगदान रहा है। इस डिजिपिन वेबसाइट के माध्यम से 4 मीटर गुणा 4 मीटर के ग्रिड में घर, दफ्तर, संस्थान आदि के सटीक लोकेशन का डिजिपिन जनरेट किया जा सकता है। 4 मीटर गुणा 4 मीटर ग्रिड का मतलब है 4 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई के एरिया का एक स्पेसिफिक डिजिपिन होगा। अभी आपको पता होगा कि अभी जो वर्तमान में पिन कोड चल रहा है वह 6 अंकों का होता है। साथ ही यह एक बहुत बड़े एरिया के लिए डिसाइड किया जाता है, जिससे कभी कभी सामानों के डिलीवरी में परेशानी आती है। जब यह डिजी कोड बनकर तैयार हो जाएगा तब सटीक लोकेशन के लिए एक अलग से पिन जनरेट किया जा सकेगा, जिसके माध्यम से सामानों की डिलीवरी में आसानी हो। आज का हमारा 8वां सवाल है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। यह गुजरात में लॉन्च किया गया है। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इस सिस्टम को बनाने में 2 संस्थाओं का योगदान रहा है। पहला है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी और दूसरा ICICI बैंक। इन दोनों ने इस सिस्टम को बनाने में अपना योगदान दिया है। यहाँ देख सकते हैं, जब भी आप टोल प्लाजा में पार होते हैं तो यहाँ कुछ बैरियर बने होते हैं, लेकिन इस सिस्टम में रोड से सारे बैरियर्स को हटाकर ऊपर में कैमरा और सेंसर लगा दिया गया है। यह सेंसर बैरियर रहित टोल प्रणाली पर काम करती है। इसमें गाड़ी में लगा हुआ फास्टैग और वाहन की पंजीकरण संख्या, इन दोनों को देखकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल वसूली की जाएगी और टोल की राशि बैंक खाते से डायरेक्ट डेबिट हो जाएगी। इससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में यह प्रणाली NH-48 पर गुजरात के 84 टोल प्लाजा में लगाया गया है, जो भारत का पहला पूर्णतः बैरियर रहित टोल प्लाजा है। इस प्रणाली के लागू हो जाने से यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण होगा और राजस्व के संग्रहण में पारदर्शिता आएगी। आज का हमारा 9वां सवाल है, कजाकिस्तान के श्यामकैंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्रथम स्थान। भारत इस टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पर रहा है। अब हम इस चैंपियनशिप के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देख लेते हैं। यह चैंपियनशिप अब कजाकिस्तान के श्यामकैंट नामक स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को 50 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 23 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। इन सभी को मिलाकर भारत को कुल 99 पदक प्राप्त हुए हैं। यह जो 99 पदक प्राप्त हुआ है, यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि पिछली बार जब यह चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित किया गया था, तब भारत को केवल 64 पदक प्राप्त हुए थे और इस बार के इस संस्करण में 99 पदक के साथ भारत पहले नंबर पर, 70 पदक के साथ कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर और 37 पदक के साथ चीन तीसरे नंबर पर रहा।
आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संजीव घुराटिया। संजीव घुराटिया जी को भारतीय सेना के एओएम के पद पर नियुक्त किया गया है। अगर हम इनके पुरस्कार और सम्मानों की बात करें तो वर्ष 2016 में इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल, वर्ष 2025 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और इसके साथ ही यूएन प्रशस्ति पत्र भी दिया जा चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी रक्षा सेवाओं और विशिष्ट योगदानों को दर्शाती है। अब हम एओएम के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। एओएम भारतीय वायुसेना के रखरखाव और लॉजिस्टिक कार्यों का सर्वोच्च प्रमुख होता है। इनका मुख्य कार्य सभी विमानों, हेलीकॉप्टरों, तकनीकी उपकरणों आदि के रखरखाव, मरम्मत और किसी भी परिस्थिति में इन्हें परिचालन योग्य बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज का हमारा 11वां सवाल है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में किया जाएगा। यह इस आयोजन का चौथा संस्करण है। अब हम सेमीकंडक्टर के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि कुछ पदार्थ या तो विद्युत के सुचालक होते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के मध्य में होती है। मतलब यह है कि अगर इन्हें सामान्य कमरे के तापमान पर रखा जाए तो ये अपने में से सीमित मात्रा में ही विद्युत धारा का संचालन करते हैं, परंतु यदि हम तापमान को अत्यधिक बढ़ा दें या इनमें अशुद्धियों की मिलावट कर दें तो इनकी चालकता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इनके इन्हीं गुणों के कारण इन्हें सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक युग का रीढ़ माना जाता है। इन सेमीकंडक्टरों को बनाने में सबसे अधिक सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। इस सेमिकॉन इंडिया 2025 का प्रमुख आकर्षण विक्रम माइक्रोप्रोसेसर रहा, जिसे इस आयोजन में लॉन्च किया गया था। यह भारत की 32 बिट की पहली स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर है। माइक्रोप्रोसेसर जिसे सीपीयू भी कहा जाता है, लेकिन यह माइक्रोप्रोसेसर स्मार्टफोन या लैपटॉप के लिए नहीं बल्कि रॉकेट और सैटेलाइट के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी खास बात यह है कि यह अपनी ज़रूरी कैलकुलेशन माइक्रोसेकंड में ही पूरी कर सकता है, ताकि यह रॉकेट को सही रूट पर बनाए रखे। इसका निर्माण मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड के हिसाब से किया गया है, ताकि ये -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर +125 डिग्री सेल्सियस तक भी बेहतर परफॉर्म कर सके। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलास्का। इसका आयोजन अमेरिका के अलास्का में किया जा रहा है। अगर हम आयोजन स्थल की बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका के अलास्का में स्थित फोर्ट वेनराइट में किया जा रहा है। यह इस युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण है। इस अभ्यास का आरंभ 1 सितंबर से होकर 14 सितंबर को समाप्त होगा। इस युद्ध अभ्यास में भारत की ओर से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन तथा अमेरिका की ओर से 5वीं इन्फेंट्री की एक रेजिमेंट शामिल है, जिसे बॉब कैट्स के नाम से जाना जाता है। अगर इस युद्धाभ्यास के उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियानों की क्षमताओं को बढ़ाना और बहुक्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए सामरिक तैयारी को मजबूत करना है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। यह रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया, भारत मंडपम, नई दिल्ली में।
अगर हम समग्र श्रेणी की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है आईआईटी मद्रास, दूसरे स्थान पर है आईआईएस बेंगलोर और तीसरे स्थान पर है आईआईटी मुंबई। अगर हम विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार शेष रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर है, प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद प्रथम स्थान पर है, मेडिकल श्रेणी में एम्स दिल्ली और लॉ के श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेकनपुर मध्य प्रदेश। टेकनपुर मध्य प्रदेश के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में इस ड्रोन वारफेयर स्कूल का स्थापना किया गया है, जो बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा किया गया है। इस स्कूल में 5 विभिन्न विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इन 5 पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित हो जाता है तो उसे ड्रोन कमांडो और ड्रोन योद्धा के रूप में भविष्य की लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। अगला सवाल है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी वह इसकी 56वीं बैठक थी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। इस बैठक में एक नवीन प्रावधान यह किया गया है कि पहले जो 12% और 28% का टैक्स स्लैब था, इन दोनों को पूर्णतः हटा दिया गया है और अब केवल 5% और 18% के 2 ही टैक्स स्लैब बचे हुए हैं। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। इसके अलावा एक 40% का भी टैक्स स्लैब लगाया गया है। ये 40% का टैक्स स्लैब सिन गुड्स जैसे कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू आदि पर लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रीमियम और लग्जरी चीज़ों पर भी 40% का टैक्स लगाया जाएगा। अगर बात करें जीएसटी की तो सर्वप्रथम जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जीएसटी के प्रकारों की बात करें तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सीजीएसटी। अगर राज्य के भीतर कोई लेन देन होता है तो सीजीएसटी केंद्र सरकार के पास जमा होती है। उसी प्रकार एसजीएसटी राज्य के भीतर लेन देन में राज्य सरकार के पास जमा होती है। अगला है आईजीएसटी। अगर 2 राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय लेन देन होता है तो यह केंद्र सरकार के पास जाता है और बाद में राज्यों को बांट दिया जाता है। और लास्ट है यूटीजीएसटी, जो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है। अगर हम जीएसटी काउंसिल के गठन की बात करें तो इसका गठन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत किया गया था। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस काउंसिल का मुख्य कार्य जीएसटी की दरों में संशोधन और कर नीति पर निर्णय लेना होता है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द HUID का फुल फॉर्म क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब हम HUID के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। HUID एक 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो हर हॉलमार्क वाले आभूषणों को अलग पहचान देता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एक ऐप होती है BIS केयर ऐप। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता स्वयं आभूषणों की शुद्धता और प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले गिद्ध ज्ञान पोर्टल दी वल्चर नेटवर्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में यह आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तिथि है 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक। इस आयोजन में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। अगर हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत कौर, विकेट कीपर हैं यस्तिका भाटिया और अन्य मुख्य खिलाड़ी हैं
स्मृति मंधाना, जेमिना रोड्रिक्स, उमा छेत्री, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। 2 नवंबर 2025 को इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा।